आदाब। प्रोग्राम वकील साहब में आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। प्रोग्राम वकील साहब में हमेशा हम आपकी कानूनी उलझनों को वकील साहब के जरिए दूर करते हैं, लेकिन एक ऐसी उलझन जिससे हम सब दो चार हैं, वो उलझन है कोरोना वायरस की। जी हाँ, इसे हम कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि पूरा मुल्क ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया इससे मुतासिर है और हिंदुस्तान में भी इसका कहर बरपा है। अगर हिंदुस्तान की सिर्फ बात कर लें तो हिंदुस्तान में अब तक 37,000 से ज्यादा केसेस सामने आ चुके हैं और लगातार ये आंकड़ा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और इसी को देखते हुए हम देख रहे हैं कि मरकजी सरकार ने एहतियाती कदम भी उठाए हैं और लॉकडाउन का निफाज जो है उसे बढ़ाया भी जा रहा है। एक बार फिर से लॉकडाउन का कल निफाज बढ़ा दिया गया है, तौसी कर दी गई है। और इस बीच हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी भी कुछ लोग कर रहे हैं और इनके खिलाफ जो खिलाफ वर्जी कर रहे हैं लॉकडाउन की, कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। ये कार्रवाइयां किस हद तक जरूरी हैं और साथ ही साथ आपकी कानूनी उलझने क्या कुछ हैं, ये एक बार फिर हम उसे निपटाने के लिए, उसे दूर करने के लिए हाजिर हुए अपने प्रोग्राम वकील साहब के जरिए। तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे इस खास प्रोग्राम में टीवी स्क्रीन पर टोल फ्री नंबर भी फ्लैश हो रहे हैं। साथ ही साथ इस प्रोग्राम में माहिर जो एडवाइज़र हैं और साथ ही साथ सीनियर वकील है सुप्रीम कोर्ट के, वो हमारे साथ मौजूद है, फ़ारूक खान साहब। उनका हम तारुफ करा देते हैं आपसे। इस्तकबाल करते हैं और शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए, वक्त देने के लिए। और जिस तरह से हमने जिक्र किया फ़ारूक साहब पहले ही कि हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन की कुछ लोग खिलाफ वर्जी भी कर रहे हैं और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। तो आपको क्या लगता है बतौर एक वकील की, जो खिलाफ वर्जी कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई ज़रूरी है? अगर ज़रूरी है तो किस हद तक ज़रूरी है? देखिए, किसी भी कानून को इन्फोर्स करने के लिए और उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए ये बहुत लाजमी है कि जो इन्फोर्समेंट एजेंसी है उसको कुछ पावर्स दी जाएं। अगर वो कानून इन्फोर्स करने की कोई पावर नहीं है तो वो कानून इन्फोर्स हो ही नहीं पाएगा। तो जहां तक बात सख्ती की है, मैं ये मानता हूं कि जो लोग पहले तो खैर पुलिस को या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की ये जिम्मेदारी आयद है कानूनी कि वो लोगों को इन्फॉर्म करें और बताएं इस बारे में कि साहब ये ऐसे ऐसे इश्यूज हैं, अगर आप बाहर आएंगे तो आप पे इस कानून के तहत ये कार्रवाई होगी। और उसको आवाम में उस बात को जो है वो दूर दूर तक उसको पेवस्त करें, उसको लोगों को सूचना दें, इंफॉर्मेशन दें। और उसके बावजूद अगर कोई आदमी लॉ को वायलेट करता है तो उसको कानून के हिसाब से उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन जो इस पे एक तकलीफ की बात है जो दिखने में आ रही है कि पुलिस उसको पब्लिसाइज कर रही है। मैं सिर्फ पुलिस को नहीं बोलूंगा, मैं और भी लोगों को कहूंगा कि लोग वीडियो बना के और उसको, ऑफ कोर्स अगर वो पुलिस की कार्रवाई हो रही है और वीडियो बन रहा है तो मैं ये मानूंगा कि पुलिस नहीं भी बना रही है तो उसकी कंसेंट से बन रही है। उसको जो नेम एंड शेम करने की जो एक नई आजकल हमारे यहाँ रिवायत चली है वो कानूनी तौर पे सही नहीं है। और इस तरह से किसी की भी प्राइवेसी को या उसको ह्यूमिलिएट करना या उसको वो करना नहीं है। उस पे इंडिविजुअल लेवल पे उस पे कानूनी कार्रवाई चलनी चाहिए। अगर उसने कानून का वायलेशन किया है तो उस पे बिल्कुल जो कानून में जो उसके लिए जो प्रोविजंस हैं उसके हिसाब से उस पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जी बिल्कुल। और इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है कि हमने गुज़िश्ता दिनों कई तरह की तस्वीरें देखी हैं। इसमें ये है कि लोगों को पनिश किया जा रहा है, उठक बैठक उनसे कराया जा रहा है। एक शख्स है जिसका वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है, आपने भी शायद फ़ारूक साहब देखा होगा। उस शख्स ने कहा ठीक है मैंने गलती की थी, हमें सज़ा देनी चाहिए, लेकिन इस तरह वीडियो नहीं बनाना चाहिए। वीडियो बना के मेरा मोराल भी डाउन किया। तो ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया और पूरा मुल्क इस वबा से लड़ रहा हो, साथ ही साथ लोगों के साथ इस तरह का अगर बर्ताव किया जाएगा तो फिर ज़्यादा परेशानी हो सकती है। जी बिल्कुल। देखिए, हर इंसान की अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है और सेल्फ रिस्पेक्ट में अगर आप जानबूझ के कोई इनक्रोच करेगा, डेंट करेगा तो उसको तकलीफ होगी। ये उठक बैठक लगवाना सड़क पे मुझे नहीं समझ में आता ये किस कानून में लिखा हुआ है। देखिए, आजकल एक फैशन चल गया है, फिल्मों से इंस्पिरेशन बहुत मिलती है, बॉलीवुड थ्रिलर्स जो हैं और जो सीरियल्स हैं उनसे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है और नई नई चीजों को करने के लिए। लेकिन उठक बैठक लगाने का तो कहीं कोई प्रोविजन नहीं है, मुझे तो नहीं दिखा आज तक कानून में। तो पुलिस, अगर कोई आदमी, मान लीजिए मैंने कोई लॉ वायलेट किया है और मेरे पास सफिशिएंट रीजन नहीं है पुलिस को कन्विंस करने के लिए कि मैंने जो लॉ वायलेट किया है इसका लॉकडाउन का, उसका वो जायज था। अगर वो नाजायज था तो पुलिस को पावर है मुझ पे मुकदमा दर्ज करके मेरा चालान काट दे। और ये पावर कोर्ट्स को है कि वो ये तय करेंगे कि मैं गलत हूं या मैं सही हूं।
लेकिन इस तरह से किसी को पब्लिकली ह्यूमिलिएट करना, उसकी वीडियो बना देना, उठक बैठक कराना, मैंने ये और भी गलत है। देखा, आपने भी देखा होगा सना कि वो लोग उसको करवटें करवा रहे हैं सड़क पे, करवटें करवा के आगे बढ़वा रहे हैं। बिल्कुल इस ऐसा तरह नहीं की किया जाना चाहिए। हरकतें हमारी भी अपील है हमारी तमाम लोगों से कि इस डेमोक्रेसी तरह में, इंडियन के अमल को डेमोक्रेसी बढ़ावा में ना दें। फारूक साहब आपसे जी, कई सवाल जी, करेंगे, अदालती निजाम के हवाले से भी करेंगे, क्योंकि हम जान रहे हैं कि अदालती निजाम पूरी तरह आजकल ठप है और सभी एक जो नहीं दिखने वाला दुश्मन है उसी से लड़ रहे हैं। इस बीच हमारे साथ कॉलर्स भी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनका इस्तकबाल करते हैं और अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। हेलो, कौन साहब कहाँ से? जी सर, मैं कश्मीर से बोल रहा हूँ। जी, कश्मीर से बोल रहे हैं, आपका क्या सवाल है? सवाल मेरा यह है, मैंने 35 साल पहले बैंक से जमीन ली है। ठीक है। मॉर्गेज थी जमीन, उसकी बोली हो गई, फिर हमने बोली से ली। जिसकी वो जमीन थी उसने पागल खाने में सर्टिफिकेट लाया, हमने जमीन भी खा गए, पैसे भी खाए। 35 साल हो गए, इस बात कुछ फासला नहीं हो रहा है, इसका डिसीजन नहीं आता है 35 साल में। ठीक है। जी जी, ठीक है। एक एक और कॉलर को शामिल कर लेते हैं फारूक साहब, फिर दो सवालों के जवाब आपसे लेंगे। एक और कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। हेलो, कौन साहब कहाँ से, क्या सवाल? हेलो जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कौन साहब कहाँ से, क्या सवाल है, आप पूछ सकते हैं। मैं सहारनपुर से बोल रहा हूँ, कमर इकबाल। जी, सहारनपुर से आप बोल रहे, सवाल। मैडम, ये मालूम करना है, हम हरियाणा के रहने वाले थे 1945 में, इधर माइग्रेट करके इधर आ गए थे सहारनपुर। जी, सहारनपुर आ गए थे, तो हमें जो है वहाँ की सरकार ने ये दिखा दिया कि जी आप जो है यहाँ से पाकिस्तान चले गए और हमारी प्रॉपर्टी दूसरों के नाम अलॉटमेंट कर दिया गया है। तो इसके लिए क्या सुझाव है, क्या करना पड़ेगा? जी, कब अलॉटमेंट किया गया आपकी प्रॉपर्टी को दूसरे के नाम? 50 में। 50 में, ओके, ठीक है। दोनों सवाल, ठीक है, दोनों सवाल के जवाब फारूक साहब। जी जी, मैं इनसे ही पहला जवाब शुरू करता हूं। ये देखिए, एनिमी प्रॉपर्टीज एक्ट के तहत की कार्रवाई होगी, और अगर 1950 में आपकी जायदाद अलॉट कर दी गई किसी को, तो मुझे उम्मीद है कि अगर आप उससे अफेक्ट हुए नेगेटिवली, तो आपने जरूर कोई कानूनी कार्रवाई शुरू की होगी, उस एक्विजिशन को और अलॉटमेंट को आपने चैलेंज किया होगा। तो ये एक बहुत पेचीदा मामला होता है और इस पे बहुत सारे कानून भी हैं, बल्कि अभी डेवलपमेंट बीच की ये थी कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट जजमेंट दे दिया था। फिर उसको, उस जजमेंट को न्यूट्रलाइज करने के लिए पार्लियामेंट को, उस जमाने में यूपी की सरकार थी, उनको एक्ट लाना पड़ा था, ऑर्डिनेंस लाना पड़ा था। तो ये अगर एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट में कोई भी कार्रवाई हुई है, तो उसके लिए आप किसी अच्छे जो आपके जिले में लॉयर हों सिविल के, उनसे मिलें। और ऑफ कोर्स अगर 50 के एक्विजिशन थे और आपने आज तक कुछ नहीं किया, तो अब तो आप कुछ करने की पोजीशन में होंगे भी नहीं, क्योंकि आप लॉ ऑफ लिमिटेशन से बार्ड होंगे। लेकिन अगर आपने कोई कार्रवाई की हुई है और उसमें कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो आप इस पे अच्छे जो लोग एनिमी प्रॉपर्टीज एक्ट में जिनको महारत हासिल है, उनसे आप रास्ता करें और उनसे उस केस को आगे बढ़ाएं। और सना, वो जो दूसरा सवाल था, वो जो कश्मीर से पूछ रहे थे मॉर्गेज के बारे में, देखिए ऑक्शन परचेज की जो लैंड होती है, जो ऑक्शन होती है सरफेसी के तहत, बैंकों के जो लोन डिफॉल्ट होते हैं वो, या कोर्ट्स प्रॉपर्टीज अटैच करके एग्जीक्यूशन में उसको ऑक्शन करती है। ऑक्शन की प्रॉपर्टीज में हमेशा कोई ना कोई इशू रहता है, ये नॉर्मली हम लोगों ने देखा है अपने तजुर्बे से। हमारा इस पे जो सबमिशन है वो उनसे ये होगा कि अगर देखिए 25 साल हो गए और 25 साल में आपने कुछ नहीं किया, तो ऑफ कोर्स वो भी लिमिटेशन से बार्ड है। और अगर आपने जैसा मैं बात समझ पाया आपकी उनकी कि इसमें उन्होंने जो क्या कहते हैं कुछ मुकदमे भी फाइल किए हुए हैं और उस पर कुछ हो नहीं रहा है, तो इस पे ये तजवीज करनी पड़ेगी कि उन मुकदमों की पोजीशन क्या है, करंट स्टेटस क्या है और क्या डेवलपमेंट है, कहाँ पे मुकदमा है। उसके बाद ही इस पे कोई सलाह देना जो है वो बेहतर होगा। और मैं आपको पहले भी आपके इस प्रोग्राम में कई बार लोगों से कह चुका हूं कि ये एक कानूनी, ये कोई हतमी राय नहीं बन सकती जो हम लोग यहाँ बात करते हैं, क्योंकि देखिए लीगल ओरिएंटेशन में हमेशा ये होता है कि आप जब तक फाइल ना देखें और जब तक डॉक्यूमेंट्स को ना देखें, आप एक हतमी राय कायम नहीं कर सकते, राइट। तो ये एक एडवाइजरी है, एक सिस्टमाइज है कि आपको एक बेसिक नॉलेज दे दी जाए और बाकी
हमेशा इस पे आप एक्ट मत करें। एक्ट जो आप करना चाहते हैं वो आप किसी वकील से राय लेके, किसी वकील साहब से कांटेक्ट करके और उनसे एडवोकेट के लीगल एडवाइस पे ही आप एक्ट करें तो बेहतर होगा। जी बिल्कुल, और इसीलिए ये प्रोग्राम अपने नाज़रीन के लिए लेकर आते हैं कि जो रास्ता है, जो रास्ता बंद हो चुका है और वो चाहते हैं कि घर बैठे वो रास्ता खुले और कुछ जो सवाल हैं उनके मन में कानूनी एतबार से किसी भी तरह के, किसी भी नौयत के सवाल वो हों तो उन का रास्ता खोला जाए। और इसीलिए हम ये प्रोग्राम रखते हैं और लाते हैं अपने नाज़रीन के सामने। इस टफ टाइम में भी अपने नाज़रीन के लिए प्रोग्राम हम लेकर आए हैं। तो नाज़रीन से एक बार फिर से अपील है कि जब आप बात करें हमसे तो ऑडियो म्यूट करें टीवी की और हमसे बात करें। और फ्लैश कर रहे हैं टीवी स्क्रीन पर नंबर, उन नंबर्स पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारे साथ फ़ारूक खान साहब जो कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं, हमारे साथ मौजूद है, तमाम सवालों के जवाब दे रहे हैं। और एक सवाल और करना चाहूँगी मैं कि अदालती निज़ाम पूरा दरहम बरहम है कोरोना की वजह से। ऐसे में हम देख रहे हैं कि कुछ केसेस में सुनवाई भी चल रही है। ये अमल किस तरह से जारी है, हमारे नाज़रीन भी समझना चाहते हैं। जो ये चाहते हैं कि क्या पूरी अदालतें बंद हैं, क्या कुछ काम काज नहीं हो रहा है, और अगर हो रहा है तो जो स्पेशल केसेस हैं उनमें किस तरह से ये अमल जारी है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, कोर्ट्स कभी पूरी तरह बंद नहीं की जा सकती हैं, ये समझना होगा। कोर्ट्स भी एसेंशियल सर्विसेज का हिस्सा है। और इवन जैसे छुट्टियां लंबी होती हैं, गर्मी की छुट्टियां हैं, दिवाली की है या होली की है, जो लंबी छुट्टियां होती हैं उसमें भी वैकेशन बेंच बैठती है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तो हमेशा एक मजिस्ट्रेट लेवल के हमेशा एक जज 24 घंटे ड्यूटी पे होते हैं, क्योंकि रिमांड का वक्त अगर पूरा होता है तो अगर रात में 2 बज रहा है तो रात में 2 बजे उनकी घर में ही कोर्ट लग जाती है। तो अभी क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने और मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, जैसे हम आपसे अभी बात कर रहे हैं, आपके लोगों से बात कर रहे हैं, तो उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो है वो एक्सट्रीम अर्जेंट मैटर्स को लेना शुरू किया है। उसकी गाइडलाइंस ये कि आप मुकदमा पहले फाइल करेंगे और आप जैसे मैं सुप्रीम कोर्ट की बात बताता हूं आपको, तो आपको एक पन्ने का एक लेटर बना के मेल भेजनी होगी सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार को कि ये मैटर क्यों अर्जेंट है और इसमें क्यों अर्जेंसी आपके हिसाब से है और क्यों ये मैटर आपके हिसाब से सुना जाना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट उससे कन्विंस होती है अर्जेंसी से तो वो मैटर लिस्ट कर लेगी और आपको जो सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री से एक डिटेल्स आ जाएगी। सुप्रीम कोर्ट एक अपना ऐप यूज कर रही है और उसके हिसाब से आपको एक लाइन मिल जाएगी और आपका एक वक्त मुकर्रर हो जाएगा और आप उस वक्त पे बैठ के अपनी बात कर सकते हैं, बहस कर सकते हैं कोर्ट के सामने। और जो ऑर्डर है वो सेम डे आपको मेल पे और सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे अपलोड हो जा रहा है और मेल पे भी कम्युनिकेट हो जा रहा है। अब यही करीब करीब मॉड्यूल हाई कोर्ट्स में भी रखा है, बाकी मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में। एक और अच्छी बात है दिल्ली में, और बल्कि मैं ये कहूंगा कि मैंने झारखंड में न्यूज में भी देखा, वहां भी और भी कुछ मुख्तलिफ स्टेट्स में, इवन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी ये फैसिलिटीज रखी हैं कि क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सबसे ज्यादा ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि मान लीजिए पुलिस किसी को अरेस्ट करने आ रही है तो बेल लेने कहाँ जाएगा, अगर उसके स्टेट में एंटिसिपेटरी बेल का प्रोविजन है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएगा। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने भी ये प्रोविजन रखा हुआ है। बाकी हर जगह पे तो नहीं है, लेकिन जहां पे नहीं है वहां पे ये ऐसी खबरें आ रही हैं कि कोर्ट्स खुली हुई हैं और बहुत लिमिटेड वो सोशल और फिजिकल डिस्टेंसिंग के हिसाब से लोगों की एंट्रीज हैं और वहां लॉयर्स जा रहे हैं और बात कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया। और इस बीच अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, एक और कॉलर को शामिल कर लेते हैं अपने प्रोग्राम वकील साहब में। हेलो, कौन साहब, कहाँ से, क्या सवाल? हेलो 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 जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब, कहाँ से, क्या सवाल? जी कश्मीर से हूँ। जी कश्मीर से आप बोल रहे हैं, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी आप बताओ ये कि अगर बाप एक बेटे को पूरा प्रॉपर्टी लिख के देगा वो जायज है कि नाजायज है? ठीक है। अगर बाप को 2 बेटे हो गए तो एक ही को अपना प्रॉपर्टी लिख के देगा, वो जायज है कि नाजायज है? ठीक है, ओके, वकील साहब आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं। जी देखिए, मुस्लिम लॉ में जो हमारा इनहेरिटेंस कोड है उसमें आप डिसओन नहीं कर सकते, आंख जिसे कहते हैं करना, जो हिंदू लॉ के पर कॉन्ट्रा मुस्लिम लॉ में है। लेकिन वालिद जब तक हयात में है तो आप प्रॉपर्टी पे कोई राइट क्लेम नहीं कर सकते, वालदा वो उनके जो है वो जिंदगी के बाद ही है। तो अगर और उसमें विल की वसीयत करने की भी एक पर्टिकुलर पोर्शन पे आपको आज़ादी है जो वसीयत कर रहा है। तो अगर आपने पूरी प्रॉपर्टी, आपके वालिद साहब अगर वो मरहूम नहीं है दुनिया में और वो उन्होंने सारी प्रॉपर्टी
एक बच्चे के नाम कर दी और एक को नहीं की, तो वो चैलेंजेबल है मेरे हिसाब से। लेकिन उसकी क्या जो नवैयत है, उसकी क्या गुंजाइश है, उसकी क्या जो फैक्चुअल मैट्रिक्स है, उसके लिए आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लेके और अपने लॉयर से मिलना पड़ेगा जो सिविल के अच्छे वकील हों, और उनसे राय मशवरा करके आपको मुकदमा फाइल करना चाहिए। बिल्कुल। और प्रोग्राम को आगे बढ़ाते एक बार फिर से अपने कॉलर को शामिल कर लेते हैं। हेलो, कौन सा आप कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। हेलो, लगता है राब्ता मुनक़ता हो गया। दूसरे कॉलर को अपने प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं। हेलो, कौन सा आप कहाँ से? हेलो, तो अपने कॉलर को अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे और इसी तरह से बातों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि हमारे प्रोग्राम वकील साहब को कई नाज़रीन देखते हैं और जो कानूनी उलझने हैं उन्हें हम दूर करते हैं। और आज कल जिस तरह से हम पूरा मुल्क परेशान है, इससे कोरोना जैसी मौलिक वबा से लड़ रहा है, इस बीच भी कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे ख़ानदान हैं जो कानूनी एतबार से परेशान हैं। उनका कहना है कि जो उनके केसेस हैं जो पेंडिंग पड़े हुए हैं, उनका क्या कुछ होगा। इस हवाले से क्या कुछ कहेंगे फ़र्रुख साहब? देखिए, ये मुश्किल की घड़ी तो है और मुकदमे क्योंकि सिर्फ एक्सट्रीम अर्जेंट मैटर्स लिए जा रहे हैं और उसका खामियाजा ऑफ कोर्स जो जनरल मुकदमे, जो रोजमर्रा के मुकदमे थे बहुत सालों से लोगों, वैसे भी हमारा जो सिस्टम है थोड़ा सा स्लो है कंपैरेटिवली बाकी मुल्कों से, तो मुश्किल तो है। लेकिन मैं उन लोगों को यही कहूंगा कि देखिए, इस वक्त तो पूरी जिंदगी दरहम बरहम हुई पड़ी है, राइट? तो ये जब हम सेफ रहेंगे और हमारी जिंदगी बेहतर होगी, हम सेहतमंद होंगे, तभी हम मुकदमे लड़ने की पोजीशन में होंगे। तो अभी सब्र का ही जो है वो मुजाहरा करें और ये सब चीजें ट्रैक पे आ जाएंगी इंशाल्लाह। ये कुछ वक्त की बात है। और जो अभी तारीखें जो जिन लोगों की थी कोर्ट्स में, जो अभी रोजमर्रा के हिसाब से जा रहे हैं, वो कोर्ट्स खुलने के बाद सबकी नई तारीखें आ जाएंगी। और कोर्ट्स ने बहुत सारी चीजें देखिए रिजॉल्व की है, जैसे दिल्ली हाई कोर्ट ने, बॉम्बे हाई कोर्ट ने और बहुत सारी, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने समर वैकेशन को खत्म कर दिया है। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और हमारी हाई कोर्ट दिल्ली की वो समर वैकेशन पे नहीं जाएगी जून में। और भी बहुत सारी चीजें कोर्ट कंटेम्पलेट कर रही है, शायद सैटरडे वगैरह को वो हाफ वर्किंग डे भी कर दे, और बहुत सारी चीजें, ताकि ये जो एक बैकलॉग खड़ा हुआ है इसको दूर किया जाए। तो मैं लोगों से यही कहूंगा कि सब्र करें और कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जान है तो जहान है। अगर जान होगी, जान है तो जहान है। जाहिर सी बात है, सब्र तहम्मुल का मुजाहरा इस प्रोग्राम के जरिए कहा जा रहा है। और वकील साहब का ये कहना है कि इस मौलिक वबा से लड़ने के लिए आपको सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए और साथ ही साथ घरों में रहना चाहिए। रमजान चल रहे हैं तो इबादतें भी आप घरों पर करें, घर से बाहर ना निकलें। एक और कॉलर हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़ चुके हैं, उन्हें शामिल कर लेते हैं। हेलो, कौन सा आप कहाँ से? हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कौन सा आप कहाँ से, क्या सवाल? हाँ मैम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इधर जम्मू से मैं बोल रहा हूँ जी। तो मैंने ये बैनामा एक करवाना था, तो उसके लिए मैंने तकरीबन 18 मई को जो थी वो इसमें भर दी थी फीस कोर्ट में। ठीक है। तो उसका ये हुआ कि फिर टाइम नहीं मिल सका। इस वक्त लॉकडाउन है तो मैं इधर कश्मीर में ड्यूटी फंसा हुआ हूँ। तो अब उसका क्या प्रोविजन है, वो जो स्टाम है वो कितनी देर तक चलते हैं? ठीक है, फर्रुख साहब जी। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि स्टैंप की वैलिडिटी अनलिमिटेड है। ये एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है और इस पे एक मैटर ऐसे ही आया था किसी जमाने में, और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि स्टैंप जो हमारा रजिस्ट्रेशन एक्ट है, जो स्टैंप एक्ट है, उसमें स्टैंप की कोई लाइफ नहीं है। मतलब स्टैंप की लाइफ अनलिमिटेड है अनलेस अदरवाइज डिटरमिन्ड। तो हमारे यहाँ स्टैंप पे एक्सपायरी डेट नहीं लिखी होती है। तो आप बेफिक्र रहें, आपके जो स्टैंप हैं वो बिल्कुल महफूज रहेंगे और जब भी ये लॉकडाउन खुलेगा आप उन्हीं स्टैंप पेपर से आप रजिस्ट्री कंडक्ट कर सकते हैं। इसमें कहीं से कोई मुश्किल नहीं आएगी। अगर मुश्किल आएगी तो आप न्यूज़ 18 उर्दू को कांटेक्ट कीजिएगा, मैं इनके मार्फत आपको सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की कॉपी भिजवा दूंगा। बिल्कुल। और दूसरे कॉलर को भी शामिल कर लेते हैं अपने प्रोग्राम में। हेलो, कौन सा आप कहाँ से, क्या सवाल? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कौन साहब कहाँ से, सवाल पूछें। सर, हम कश्मीर से है। ऐसे है हमारे बोलिए। हमारा ऐसे है, हमारी 2 शादियां हुई है। एक बेटा हमारी पहली घरवाली की है जी, और 2 बेटे दूसरे घरवाली के। जो पहले घरवाली का वो बेटा हमारा घर कभी आया नहीं है, कुछ नहीं। क्या उसको हम अज़ल कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं उसको? मतलब हम वो जो मतलब हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं आप? हाँ। ओके, ठीक है। फर्रुख साहब, इनके 3 बेटे हैं, 2 शादियां की हैं। जी जी, समझ जी जी जी। देखिए,
कानूनी तौर पे तो आप नहीं कर सकते, वो जो एक प्रोविजन है, क्योंकि हमारा तो पर्सनल लॉ जो है वो जो हमारे शरिया के हिसाब से चलता है, और आप डिसोन नहीं कर सकते, वो उनका भी हक है, वो आए हो या ना आए हो। हाँ, अगर वो नहीं आए हैं, वो उनकी कुछ वेयर अबाउट्स पता नहीं है, तो उसके लिए और प्रोविजंस हैं। लेकिन ऐसे अगर आप वो सिर्फ ये इस बुनियाद पे कि वो घर नहीं आए हैं और आप उनको खत्म कर दें, तो नहीं है। हाँ, उसके बहुत सारे और रास्ते भी हैं, जो कि मैं ऑफ कोर्स उसके लिए आपको किसी वकील से मिलना होगा और उनसे आपको राय मशवरा करना होगा। और ये बहुत सारी, जैसे मैंने पहले भी कहा सना, ये बहुत सारी चीजें फैक्चुअल मैट्रिक्स पे डिपेंड होती हैं, और कभी भी लॉ में कोई टेम्पलेट आंसर नहीं होता, हर एक बहुत यूनिकनेस होती है, मतलब हर सवाल में बड़ी एक नॉवेल्टी होती है। तो इसलिए मैंने आपको एक ब्रॉड आंसर दे दिया, और आपको अगर इसका बहुत जो है वो एग्जैक्ट और प्रिसाइज चाहिए, तो फिर आपको किसी से मिलना होगा वहाँ लॉयर से। जी, तो उम्मीद करते हैं कि तमाम सवालों के जवाब हमारे नाज़रीन को मिल रहे होंगे, और कई नाज़रीन इस वक्त हमारे फोन लाइन पर मौजूद है, जिन्हें शामिल कर लेते हैं अपने प्रोग्राम में। हेलो, कौन सा, आप कहाँ से, क्या सवाल? हेलो, सबसे पहले आप अपनी टीवी की वॉल्यूम म्यूट करिए। जी 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 जी, एक मिनट जी जी, फरमाइए। जी जी जी, मैं सवाल है मेरा, मैं कश्मीर से बोल रहा हूँ जी। मेरा सवाल ये है कि अगर एक मतलब जमीन की खालसा सरकार होती है ना, खालसा सरकार जो होती है वो होती है बाप के नाम, है ना, बाप के नाम खालसा सरकार है, क्या वो लड़का वो नाम करा सकता है अपने? ठीक है फारूक साहब, इसका जवाब मैं जरा इनसे एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन में भी बिल्कुल पूछ पूछूंगा। सकते हैं। ये क्या आप वो उस जमीन की बात कर रहे हैं जिसकी मालिकाना हक हुकूमत के पास होती है? मतलब वो देखिए, वो जो जमीन है वो ऑलरेडी मतलब बाप के नाम पर है, लेकिन खालसा है काफी साल पहले से, क्या वो लड़का अपने करा सकता है, लड़के के नाम पर आ सकता है वो? हाँ, मैं समझ गया, ठीक है जी, बिल्कुल आ सकता है, और वो म्यूटेशन आपको कराना होगा, जमाबंदी जिसे कहते हैं, और उसको आप फाइल कर सकते हैं और वो करा सकते हैं उसको। अब जहां तक बात उसके इस्तेमाल की है, तो जो खालसा के जो रेगुलेशंस हैं उसके पोजीशन और उसके इस्तेमाल को लेके ऑफ कोर्स बेटा बाप के जो उसको लेगा, मतलब ही विल बी स्टेपिंग इनटू हिज शूज, तो इसलिए जो उसके रेगुलेशंस होंगी वो उस पर लागू होंगी, लेकिन आप चेंज करा सकते हैं जहां तक मेरा मामला है। इस पे जानकारी है लिमिटेड। दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट इस पे ये मैं बता दूं सना, आपके और भी बाकी जो व्यूअर्स हैं उनको भी, लैंड लॉज जो होते हैं, जो जमीन के रिलेटेड जो कवानीन है, वो हर स्टेट में अलग हैं। हमारे यहाँ जो 3 तरह की लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट जिसमें कानून बनाने का अख्तियार सिर्फ हुकूमत हिंद को होता है, यानी यूनियन गवर्नमेंट को होता है। एक होता है कॉन्करेंट लिस्ट जहां पे स्टेट और हुकूमत दोनों को होता है, और एक होता है स्टेट सिर्फ स्टेट लिस्ट। तो जमीन के जो मामलात हैं वो स्टेट वाइज तय होते हैं, इसलिए हमेशा जमीन के मामले में मैं आपके व्यूअर्स को पहले भी कह चुका हूं और अभी भी बता रहा हूं, फिर से एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन, कि हमेशा जमीन के मामले में लोकल जो लोग होते हैं उनसे आप जरूर रास्ता कायम करें, क्योंकि लोकल लॉज बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, और उसमें कोई ऐसा नहीं कि जो चीज दिल्ली में लागू है वही यूपी में लागू है, बहुत ज्यादा जमीन आसमान का फर्क है जी। तो ये तमाम जो मशवरे हैं, उम्मीद करते हैं कि आप इन मशवरों को सुन रहे होंगे और इस पर अमल भी करेंगे। बेहद शुक्रिया अदा करना चाहेंगे अपने कॉलर्स का, और अपने प्रोग्राम को और आगे बढ़ाएंगे। और इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है हमारे दूसरे कॉलर, जिन्हें शामिल कर लेते हैं। हेलो, कौन सा, आप कहाँ से? हेलो जी, कौन सा, आप कहाँ से, क्या सवाल? जी, मैं यावर फराज बोल रहा हूँ, जिला संबल। जी, आप बोले यावर साहब, क्या सवाल है आपका? मैम, सवाल ये है, जो कैदी 60 साल की उम्र के जो कैदी हैं, जिनको सजा मुकर्रर नहीं हुई है, तो उनको पैरोल पे छोड़ा जा सकता है, नहीं छोड़ा जा सकता? ठीक है फारूक साहब। जी बिल्कुल। अगर उनको वो अगर 2 तरह के कैदी होते हैं, एक अंडर ट्रायल होते हैं और एक कन्विक्टेड होते हैं। अंडर ट्रायल वो होते हैं जिन पे अभी मुकदमा चल रहा है और जुर्म साबित नहीं हुआ है, पर वो जेल में है, उनको बेल नहीं मिली है। और एक ये है कि जो कन्विक्टेड हैं और वो उनको सजा हो चुकी है और उनकी अपील वगैरह पेंडिंग है, और उनकी जो सेंटेंस है, जो उनका जेल टर्म है, उस पर कोई सस्पेंशन हाई कोर्ट ने या सुपीरियर कोर्ट ने नहीं किया है। बिल्कुल आप जो है वो पेरोल की कार्रवाई हो सकती है, और इसमें गवर्नमेंट का आप होम मिनिस्ट्री से आपको एप्लीकेशन लगानी पड़ती है, जेल के थ्रू जाती है वो उस स्टेट के होम मिनिस्ट्री में, और वहां से
वो कंडीशंस देख के और बहुत सारी उनके और भी चेकलिस्ट होती है, उनको चेक करके वो पेरोल पे रिलीज कर देते हैं, फरलो पे रिलीज कर देते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जिसपे वो रिलीज कर देते हैं। और रिमिशन भी है, अगर सजा हो चुकी है और उसका कंडक्ट अच्छा है तो स्टेट गवर्नमेंट को ये भी अख्तियार है कि वो उसके सेंटेंस को भी कम कर दे, रिमिशन को। तो बहुत सारी चीजें हैं और इसको आप बिल्कुल एग्जॉस्ट कर सकते हैं, कोई इसमें दुश्वारी नहीं है। हाँ, अब ये उनके डिस्क्रिप्शन पे है कि वो आपको पेरोल पे रिहा करे या ना करें, लेकिन अगर आप उनके भी फैसले से या वो कोई फैसला नहीं ले रहे हैं आपकी एप्लीकेशन पे, आप उनके फैसले से मुतमईन नहीं है, तो उसको भी आप हाई कोर्ट पे उस डिसीजन को आप चैलेंज कर सकते हैं। तो हमारे इस प्रोग्राम में आप भी शामिल हो सकते हैं। आपको करना बस इतना है कि टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उस पर आप कॉल करें और आप हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, अपनी कानूनी उलझनों को दूर कर सकते हैं। फरूख खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक बार फिर से रुख कर लेते हैं अपने कॉलर्स का, और इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है हमारे कॉलर्स, उनका रुख कर लेते हैं। हेलो, कौन साहब, कहाँ से, क्या सवाल? हाँ, मैं जहीर भाई बोल रहा हूँ। हेलो जी, हेलो, आपकी आवाज आ रही है जी। जहीर साहब, कहाँ से बोल रहे हैं और क्या सवाल है आपका? मैं एमपी से बोल रहा हूँ मैडम। ठीक है, एमपी से बोल रहे हैं, आपका सवाल क्या है? हाँ, वो सवाल ये है कि हमने जगह खरीदे थे और हमको कब्जा भी दिया था सामने वाले ने, और इसका बड़ी कार्रवाई थे मुंशी के यहाँ। हेलो जी, सुन रहे हैं आपकी। हाँ, तो वो आदमी फोत हो गया, अब उसके लड़के वगैरह हमसे लिखा पढ़ी नहीं कर रहे। अच्छा, तो आपके पास कोई कागज नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है? हाँ, प्रूफ है ना हमारे पास, स्टाम्प भी दिए, वो लिखा पढ़ी करके दिया था मकान मालिक ने। अच्छा, ठीक है फरूख साहब, मैं समझ गया जी। जी, मैं समझ गया, सवाल समझ गया इनका जी। जी, जवाब दूं इसका? जी बिल्कुल। देखिए, ऐसा है जहीर भाई साहब कि अगर आपने जो कानूनी तरीका है उसके तरीके से और आपने जमीन खरीदा, मकान खरीदा, और वो उस बेचने वाले का इंतकाल हो गया और उसके बच्चे अब आपको उस कार्रवाई को आगे बढ़ाने से मना कर रहे, तो आप अपने हुकूक को इन्फोर्स कर सकते हैं कानून के थ्रू। तो आप कोर्ट में मुकदमा फाइल कर सकते हैं। अगर आपने उनको पैसे दिए, आपने एग्रीमेंट साइन किया और उस पर प्रॉपर स्टैंप ड्यूटी पे किया, या कभी कभी अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट को भी स्टैंप रजिस्ट्रेशन एक्ट का एग्जेम्पशन मिल जाता है कोर्ट में, उसकी पेनाल्टीज वगैरह होती हैं अलग, तो आप अपने राइट्स को इन्फोर्स कर सकते हैं। और अगर आप कब्जे पर हैं, जैसा जहां तक मुझे आपकी बात समझ में आया कि शायद आप कब्जे पे नहीं है, तो आप उसके लिए कोर्ट से दरखास्त कर सकते हैं। और अगर आप कब्जे पर हैं तो आप कोर्ट से ये दरखास्त लगा सकते हैं कि जब आप अपने नाम कराने की जो कार्रवाई करेंगे, जो कोर्ट में फाइल करेंगे, जब तक वो डिसाइड ना हो, आपको कब्जे से हटाया न जाए। जी, और एक और कॉलर हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए मौजूद हैं, उन्हें शामिल कर लेते हैं। हेलो, कौन साहब, कहाँ से, क्या सवाल? मोहम्मद हुसैन पालम कश्मीर से बोल रहे हैं मैडम। जी, आपका सवाल क्या है, पूछ सकते हैं आप। सवाल यह है कि हमारी चेक बाउंस हुई थी, चेक 12 लाख थी, 12 लाख की चेक बाउंस हुई थी। हमने मार्च में वो केस दर्ज किया मुंसिफ के पास, शोपियान जो जज साहब है हमारा मुंसिफ, उसके पास हमने केस दर्ज किया। वो पहले आया नहीं, उसके बाद पुलिस के जरिए उसको लाया गया, फिर 2-3 तारीख दिया, तो फिर उसने इशू उठाया कि ये मेरा ये अकाउंट नहीं है, क्योंकि वो अकाउंट उसकी माँ का है, मगर पावर ऑफ अटॉर्नी है उसकी। अब हम यही जानना चाहते हैं कि लॉकडाउन में उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, हमें वो पैसे मिले या ना मिले, उसका क्या रूल है, उसका प्रोसीजर क्या? जी जी, फरूख साहब, मैं समझ गया सिंह साहब। इस पे देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपने जो मुकदमा दर्ज किया होगा चेक बाउंसिंग में, वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में किया होगा, सेक्शन दफा 138 के मार्फत, उसी के कॉन्टेक्स्ट में। तो उसमें वो अगर आपने जैसा कहा कि उनको पुलिस भी ले आई, तो इसका मतलब कि नॉन अवेलेबल वारंट इशू हो गए होंगे। और अगर उसने ये डिफेंस लिया है कि मेरा अकाउंट नहीं है, मेरी माँ का अकाउंट है, पर आप ये कह रहे हैं कि माँ से पावर ऑफ अटॉर्नी है, तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। पहला क्वेश्चन हमेशा 138 में एक बड़ा जनरल सवाल है, आपके सना और भी व्यूअर्स के काम आएगा, मैं इसको जरा एक्सपांड करके जवाब दे देता हूँ। बिल्कुल, कि चेक मिलना, और जैसे मुझे किसी ने चेक दिया और मैंने उस चेक को डाल दिया बैंक में और वो बाउंस हो गया, तो मैंने 138 का मुकदमा फाइल कर दिया। पर ओनस मेरे पे ये भी है कि मुझे ये भी साबित करना होगा कि अगर जो चेक मैंने किसी को दिया, उसको साबित करना होगा कि वो किसी एडमिसिबिलिटी ऑफ लाइबिलिटी के अगेंस्ट दिया गया था, मतलब कोई लाइबिलिटी नहीं, कोई ट्रांजैक्शन था।
और उस लाइबिलिटी के अगेंस्ट में वो चेक इशू किया गया। तो अगर ये आप साबित कर लेते हैं कोर्ट में कि ये एडमिशन ऑफ लाइबिलिटी के अगेंस्ट, और ये भी साबित कर लेते हैं कि पावर अटॉर्नी की बुनियाद पे मां ने जो है वो या किसी और फरीक ने चेक इशू किया और आपने एग्रीमेंट साइन कर लिया और उसके लिए प्रॉपर पावर अटॉर्नी या ऑथराइजेशन लेटर था, तो वो परफेक्टली है। मुझे लगता नहीं है कि उसमें कोई उनको एक्सक्यूज मिल पाएगा, उनको कोई शेल्टर मिल पाएगा। और दूसरा ये कि लॉकडाउन से आपके मुकदमे कोई असर नहीं पड़ता, बस लॉकडाउन से ये जो वक्फा जो बीत रहा है अभी, ये थोड़ा सा टाइम लेगा लिटिगेशन में, और लिटिगेशन पे इसका कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं आता। जी ठीक है, तो अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस वक्त छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है। आप ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे और आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए फरूख खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। क्योंकि इस वक्त हम ये प्रोग्राम वकील साहब इसलिए लेकर आए, वैसे हमेशा ये प्रोग्राम हमारे इस चैनल पर आप देखते हैं, इस प्रोग्राम का हिस्सा भी बनते हैं, लेकिन इस वक्त ज़्यादा ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि लॉकडाउन से सभी लोग जूझ रहे हैं और घर में बैठे बैठे कई सवाल जहन में कानूनी एतबार से उठ रहे होंगे। तो तमाम सवालों के जवाब देने के लिए इसलिए हम ये शो लेकर आए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारे कॉलर्स अगले कॉलर्स होंगे। ब्रेक के बाद छोटे से प्रोग्राम वकील साहब में एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। तो आप भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं और अपने कानूनी उलझनों को दूर कर सकते हैं। फरूख खान साहब हमारे साथ सीनियर वकील सुप्रीम कोर्ट के मौजूद हैं, वो तमाम सवालों के जवाब दे रहे हैं। एक बार फिर से अपने कॉलर को शामिल कर लेते हैं इस प्रोग्राम में। हेलो, कौन सा आप कहाँ से, क्या सवाल? मैं जम्मू कश्मीर से, मेरा ये सवाल है जी। मेरा ये सवाल है कि एक प्लाट मैंने लिया था, तो उसमें 4 बाई थे, तो 4 बाई में से मसलन जो है तो जमीन उनको तकसीम है, तो तकसीम हुई है जमीन, तो आप जो मैंने रजिस्ट्रेशन करनी थी, जो ACR साहब हैं वो बोलते हैं कि इस रजिस्ट्रेशन में सभी बाइयों को लाओ। ठीक है, तो जी वो बोलते हैं कि सभी बाई होने चाहिए। आपको एक की डेथ हुई है, दूसरे होते हैं, घरों में हजारों बातें होती हैं, सब मत आती। जिसके नाम जो है, जिसने मुझे अपने हिस्से से दी है, तो वो तो 1-2 बार लाया था उधर, लेकिन उन्होंने नहीं समझ गया। जी ठीक है, फरूख खान साहब देखिए, ऐसा है कि जमीन जिनके नाम है, जो उसके मालिक हैं, चाहे वो 4 लोग हों या वो 40 लोग हों या वो 2 लोग हों या वो एक आदमी हो, अगर वो जमीन अनडिवाइडेड है, मिन जुमला है अभी, और वो जमीन अभी बंटवारा नहीं हुआ है और उसका कोई हिस्सा एक आदमी अपना किसी को देना चाह रहा है, तो ऑफ कोर्स सबको वहां पे होना पड़ेगा। और अगर कोई आदमी अपना हिस्सा बेचना चाहता है और बाकी उसके जो को ओनर्स हैं वो उससे रजामंद नहीं है, तो ऑफ कोर्स वो उसके लिए उसको पार्टीशन फाइल करना पड़ेगा। पर यह मुमकिन नहीं है कि 4 लोगों के नाम जमीन है और सिर्फ एक बंदा जाके अपने हिस्से को वो डील कर ले, पार्ट विथ कर ले किसी और के साथ। ये मुमकिन नहीं है। इसका तरीका ये है कि या तो सारे लोग जाएं और डिवीजन करके जो भी चीजें होनी हवानी है वो कर ले, और अगर कोई उस पर कॉन्फ्लिक्ट है तो फिर आपको कोर्ट जाना पड़ेगा पार्टीशन के लिए। पहले पार्टीशन कराएं कोर्ट से और उसके बाद फिर आप जमीन दें जिसको भी देनी है, या जो आप ले रहे हैं तो वैसे आप दें। तो उम्मीद करते हैं आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, इस प्रोग्राम में एक और कॉलर को शामिल कर लेते हैं। हेलो, कौन सा आप कहाँ से? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन सा आप, क्या सवाल? मैं मैडम बोल रहा हूँ यहाँ अनंतनाग से। जी, सवाल? जम्मू कश्मीर से। जी। हाँ, एक्चुअली मेरा बाप जो है एक पेंशनर था, वो इलिटरेट है, यानी कि वो साइन तो उसने कर दिया उस समय, मतलब साइन तो एक्चुअली वो इलिटरेट है, ठीक है, तो लेकिन साइन वो कर रहा है डॉक्यूमेंट उस पे। तो अब ऐसा उसकी रिटायरमेंट हो गई, उसने रिटायरमेंट से पहले ही, रिटायरमेंट के बाद अपना एक अटॉर्नी, यानी कि जो मेरी माँ है उसकी अटॉर्नी उसके नाम कर दी थी, पेंशन अटॉर्नी में। तो एक्चुअली मेरी माँ की डेथ हो गई, तो अब बैंक पे मैं जा रहा हूँ तो वो बोल रहा है कि ये जो अटॉर्नी है, ये अटॉर्नी मेरे माँ के नाम है। वो कहा मैंने पता, उसकी डेथ हो गई। तो अब ऐसा मेरा चक्कर पड़ गया, जो मेरा फादर है उसकी मेमोरी पे प्रॉब्लम पड़ गई, यानी कि वो मेरे को कभी मामा बोल रहा है, कभी भाई बोल रहा है, कोई पराया बोल रहा है, यानी कि उसकी मेमोरी भी अब खत्म हो चुकी है। तो मेरे को अब जो बैंक में जाना पड़ता है, तो उसमें अब मेरे को ऐसा हो रहा है अभी, मतलब पैसे निकालने की वहाँ प्रॉब्लम पड़ती है, जबकि मेरा बाप जो है मुझे पहचान नहीं लेता है। कभी लेता है पहचान, कभी मतलब माँ एक बीमारी है ऐसी होती है, उसमें ऐसी बीमारी से मतलब वो। ठीक है, तो आपके सवाल का जवाब फरूख खान साहब देंगे। अब इस बीच एक और कॉलर को शामिल कर लेते हैं। हेलो, कौन सा आप कहाँ से? हेलो, मैं सहारनपुर से कमर इकबाल बोल रहा हूँ। जी इकबाल साहब, क्या सवाल है आपका?
जी मैडम, वकील साहब से ये मालूम करना है कि हमारी प्रॉपर्टी का 1/4 कस्टोडियन में चला गया है। ठीक है, तो हमको कैसे वापस मिल सकता है, इसका क्या लीगल? ठीक है फरूक खान साहब, 2 सवालों के जवाब आपको देने हैं। जी मैं पहले शुरू करता हूँ। वो जो कश्मीर से कॉल थी और बड़ा संजीदा मैटर था वो, और उसमें अगर आपके वालिद साहब जो उनकी आप कह रहे हैं कि उनकी अब दिमागी पोजीशन, मेंटल हेल्थ ऐसी नहीं है कि वो पहचान भी पा रहे हैं लोगों को सही से, और आपकी वालदा का इंतकाल हो गया जिनके नाम पे पास अटॉर्नी थी जी, और अब वो कोई डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करने की पोजीशन में नहीं है और इसलिए उनकी पेंशन रिलीज नहीं हो पा रही है, तो ये मुझे लगता है कि आपके साथ बहुत गलत हो रहा है और इसके लिए आपको तुरंत रिट में जाना चाहिए हाई कोर्ट। ऐसा ही मुकदमा, इसमें इवन जो लोग ऐसे मेंटली जो अनस्टेबल होते हैं या ऐसे बहुत सारे मर्ज के शिकार हो जाते हैं जिसपे उनकी मेमोरी वीक हो जाती है या उनकी याददाश्त चली जाती है या वो बचपन से ही याददाश्त, मतलब उनका दिमाग सही, उनका ग्रोथ नहीं होता, उनके लिए भी प्रोविजन है कानून में। उसके लिए भी पूरी एक कमेटी बनती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिसपे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है या उसका एक नॉमिनी होता है, एक एनजीओ होती है जो चाइल्ड इसमें मेंटल हेल्थ में काम कर रही होती है, और वो बाकायदा कमेटी अपनी रिपोर्ट पेश करती है और प्रॉपर गार्जियनशिप अलॉट कर दी जाती है उसके सारे बेनिफिट्स वगैरह के लिए। तो आप इस पे मेरे समझ से वक्त ज्यादा जाया न करके, क्योंकि अगर ऑफिसर्स आपको सुन नहीं रहे तो आपको यकीनन तुरंत इस पे हाई कोर्ट जाना चाहिए। आप किसी अच्छे जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर हो जो हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हो, रिट जुरिसडिक्शन वगैरह में उनको जानकारी हो, उनसे आप रास्ता कायम करें और इसमें आप रिट जाए। मुझे उम्मीद है कि इसमें आपको जल्दी रिलीफ मिल जाएगा इंशाल्लाह। जी, दूसरा सवाल। और सना, दूसरा सवाल मैं पूरी तरह से कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाया था। उन्होंने शायद ये बोला कि उनकी 1/4 जो जमीन है वो कहीं एक्वायर कर ली गई है या एक्विजिशन कर ली गई है, तो मैं पूरी तरह से वो सवाल की वजाहत नहीं हो पाई थी। अगर वो एक्विजिशन का मैटर है तो एक्विजिशन को चैलेंज करने के बहुत सारे प्रोविजंस हैं, लेकिन एक्विजिशन अगर टेक्निकल ग्राउंड्स पे आप चैलेंज कर सकते हैं, सब्सटेंशियल पॉइंट पे तो अब ज्यादा चीजें बनती नहीं है। और उसमें एक्विजिशन या लैंड के रिलेटेड के मैटर्स में सवाल किया था, अगर उनके सवाल का जवाब नहीं मिला है तो हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप दोबारा हमें कॉल कर सकते हैं ताकि आपके सवाल को हम सही से समझ सके और उसका जवाब फरूक खान साहब दे सके। इस बीच एक और कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, उन्हें शामिल कर लेते हैं। हेलो, कौन साहब, कहाँ से? जी मैं आमिर बात कर रहा हूँ। जी आमिर साहब, क्या सवाल? मेरा एडवोकेट फरूक खान साहब से सवाल ये है कि पुलिस के जरिए जो 160 का नोटिस इशू किया जाता है तो और उस पूछताछ के दौरान वो शामिल होते हैं 160 के नोटिस के बुनियाद पर, तो क्या पुलिस उस पर तफ्तीश के बाद अरेस्टिंग कर सकती है? ठीक है फरूक खान साहब, एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि एक घर में 4 भाई हैं और 4 भाई में से 3 भाई में बंटवारा हो जाता है और चौथे भाई को कोई हिस्सा नहीं दिया जाता और उस चौथे भाई के नाम पर बिजली का बिल है, उस टाइम तो वो कुछ नहीं बोलता, क्या बाद में वो क्लेम कर सकता है हिस्से के लिए, क्योंकि उसके पास बिजली का प्रूफ है? बिल्कुल बिल्कुल सना, अगर देखिए चौथा भाई के नाम से बिजली का बिल है और बिजली का बिल ना भी हो, अगर वो ये वलीयत को साबित कर देता है कि वो भी उनका भाई है और जिसकी प्रॉपर्टी वो भी उसकी औलाद है, तो उसका बिल्कुल हक है। हिंदू लॉ में इनहेरिटेंस में डिसओन का प्रोविजन है, वो डिसओन कर सकते हैं। मुस्लिम लॉ में डिसओनिंग आक करने का प्रोविजन एक लोग बना लिया है, लेकिन बहुत उस पे जो कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियंस हैं कि आप आक मतलब डिसओन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। हिंदू लॉ में तो आप डिसओन कर सकते हैं और अक्सर आप अखबारों में देखती होंगी कि रोज क्लासिफिकेशन छपती है एफिडेविट्स में कि भाई हमने इनसे अपना जो सारा नाता जो है वो तोड़ दिया है। जो सवाल अभी इनसे आपसे पहले मुझसे पूछा था 160 वाले सीआरपीसी के मैटर में, तो मैं उस पे उनको ये बता दूं कि देखिए 160 की नोटिस नॉर्मली इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कराने के लिए, अगर कोई किसी मुकदमे की इन्वेस्टिगेशन चल रही है और उस पे आप पुलिस को या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को ये लगता है कि आपकी उसमें इंक्वायरी भी आपकी जरूरी है, आपसे कुछ चीजें इन्वेस्टिगेशन में जानना चाह रहे, 160 की नोटिस दे देती है। अगर इंक्रीमेटिंग आपके खिलाफ कुछ पुलिस को या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को निकलता है
तो अगर उसके अलग अलग प्रोविजंस हैं, कुछ तो सेक्शन 41A से कवर होते हैं, कुछ नहीं भी होते हैं, तो वो अरेस्ट करने की जो पावर है, अगर आपके या किसी भी अगेंस्ट अगर वो इंक्वायरी ज्वाइन करता है, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करता है और उसके बाद उसके खिलाफ बाद में इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल्स मिल जाते हैं और पुलिस को उसको अरेस्ट करना है, तो उसके लिए अलग अलग चीजें हैं और पुलिस बिल्कुल अरेस्ट कर सकती है। कोई इस पे ऐसी, अनलेस कि आपके पास एंटिसिपेटरी बेल हो कोर्ट से कि आपको प्रोटेक्शन हो, तो आपको नहीं कर सकती, वरना बिल्कुल कर सकती है। तो उम्मीद करते हैं कि हमारे तमाम कॉलर्स जो हमें कॉल करें उन्हें तसफ़ी बख्श जवाबात मिल रहे हैं और आप भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, अपने कॉलर्स को और शामिल कर लेते हैं इस प्रोग्राम में। हेलो वकील साहब में इस वक्त कौन फोन लाइन पर मौजूद है? हेलो, कौन साहब कहाँ से? हाँ, मैं मुमरा से बोल रही हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम साहिबा, कहाँ से? मुमरा से बोल रही हैं, क्या सवाल आपका? मेरा वही बच्चे हमारे 2 पकड़ा गए हैं, 3-3.5 महीना हो गया। क्या हो गए, समझ नहीं आया, एक बार फिर से दोहराएंगे अपना सवाल? हाँ, 2 बच्चे हमारे, इसमें वो कुछ कंपनी खोले थे वो लोग ने, उसमें वो लॉस हो गए साल बारिश की वजह से, तो उनका सब बेल हुई है, फिर भी उनकी जमानत नहीं हो रही है। ठीक है, अच्छा। फर्रुख खान साहब, अब देखिए सना, इस पे ऐसा है कि जमानत का मामला ये है कि अब बिना कोर्ट की केस की नवैयत को जाने बिना, और वैसे भी जमानत डिस्क्रिशनरी पावर होती है, किन सेक्शंस में मुकदमा दर्ज है और उस पर किन चार्जशीट फाइल हुई है नहीं हुई है। चार्जशीट नहीं फाइल हुई है 60 दिन में या 90 दिन में बहुत सारे केसेस में, तो वैसे भी ऑटोमेटिक बेल का कंडीशन बन जाता है। तो जमानत के मैटर में मैं हमेशा लोगों को यही गाइड करता हूँ, आपके प्रोग्राम में आपके व्यूअर्स को, कि हमेशा जमानत के मैटर पे आप किसी अच्छे क्रिमिनल लॉयर से मिले। फैक्चुअल मैट्रिक्स पे जमानत डिपेंड करती है कि जमानत इस मुकदमे में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, और बहुत सारी पोजीशन होती है, उसकी एज क्या है, उसकी कंडीशन क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसके एंटीसीडेंट्स क्या है, उसके रूट्स क्या है। तो जमानत के बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। तो जमानत के लिए आप हमेशा किसी अच्छे लॉयर, लोकल लॉयर से मिले और मशवरा करें, और उसके बाद अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं देती तो आप हाई कोर्ट जाएं। और जमानत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी अगर डिसमिस हो जाते तो ये नहीं आप दोबारा फाइल नहीं कर सकते। जमानत चेंज ऑफ सर्कमस्टांस पे आप एक ही कोर्ट में कई बार फाइल कर सकते हैं। आपको बस ये दिखाना होता है कि जब आपकी पहली वाली जमानत डिसमिस हुई थी, खारिज हुई थी, उसमें और अब जो आप ये नई वाली फाइल कर रहे हैं इसमें कुछ डेवलपमेंट्स हुए हैं, कुछ सर्कमस्टांस चेंज हुए। मान लीजिए कोई गवाही हो गई है, किसी की जिरा हो गई है, कोई क्रॉस एग्जामिनेशन हो गया है, तो उन चीजों पे आप लेके जा सकते हैं। जी, तो अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। उम्मीद करते हैं आपके तमाम सवालों के जवाब भी आपको मिल रहे होंगे। इस वक्त एक और कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। हेलो, कौन साहब कहाँ से, क्या सवाल? हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब कहाँ से? हेलो, यस, हेलो, कौन साहब कहाँ से? आपकी आवाज हम तक पहुंच पा रही है, आप सवाल कर सकते हैं। लगता है आपने टीवी की आवाज खोल रखी है, इसलिए आपको हमारी आवाज नहीं मिल पा रही है। दूसरे कॉलर की तरफ बढ़ते हैं जो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। और इस वक्त मैं अपील करना चाहूँगी, गुजारिश करना चाहूँगी अपने तमाम नाज़रीन की कि जब भी आप हमें कॉल करें तो टीवी की वॉल्यूम म्यूट करके करें, क्योंकि आप उस वक्त हमसे बात कर रहे होते हैं और आपकी आवाज़ हम तक नहीं आ पाती है, तो फिर मामला गड़बड़ा जाता है। चलिए कॉलर को शामिल कर लेते हैं अपने प्रोग्राम में। हेलो, कौन साहब कहाँ से? हेलो, इस वक्त कौन साहब कहाँ से फोन लाइन पर हैं? से बोल रहा हूँ, मेरा नाम इसाक है। इसाक साहब कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैं जम्मू से बोल रहा हूँ। ठीक है, आपका सवाल क्या है इसाक साहब? जी ये बोल रहे थे कभी गाड़ियाँ मिलेगी नहीं मिलेगी, तो हमें बहुत से दिन हो गए यहाँ पे जम्मू में, तो ये बोल रहे हैं गाड़ियाँ कल छोड़ेंगे परसों छोड़ेंगे, तो क्या है इससे? नहीं, ये कानूनी कुछ कानूनी उलझने हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। वैसे भी लॉकडाउन चल रहा है तो 17 मई तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद अगर सरकार आप अगर ग्रीन जोन में रह रहे होंगे तो आपको कुछ शर्तें और कुछ छूट मिलेंगी। अगर रेड जोन में हैं तो रेड जोन में तो आप भूल ही जाइए, पहले ग्रीन जोन वो इलाका होगा, उसके बाद आपको कोई छूट मिलेगी। उम्मीद करते हैं कि आप सेहतमंद होंगे और महफूज होंगे और लॉकडाउन का पालन भी कर रहे होंगे। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं अपने प्रोग्राम में, दूसरे कॉलर को शामिल कर लेते हैं। हेलो, कौन साहब कहाँ से? हेलो, यस, कौन साहब कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम। जी इकबाल बोल रहा हूँ मैडम। जी इकबाल साहब, इकबाल, शायद कुछ देर पहले आपने कॉल किया था सहारनपुर से। जी वो वकील साहब फॉलो नहीं कर पाए थे मेरा क्वेश्चन। जी, आपका सवाल एक्चुअली नहीं समझ पाए थे, आप तफसील से अपना सवाल जरा दोहराएंगे?
जी, ऐसा है, हमारी प्रॉपर्टी हरियाणा में है मैडम, उसमें हमारी 1/4 प्रॉपर्टी कस्टोडियन में चली गई है। ठीक है, तो उसका लीगल वे क्या है कि इसको हासिल करने के लिए? जी देखिए, उसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट इकबाल साहब वो ये है, अब मैं आपका सवाल समझ गया, कि उसके जो फैक्चुअल मैट्रिक्स हैं, जो उसका बैकग्राउंड है, जो उसके कंडीशंस हैं, किन किन ग्राउंड्स पे उसको जो है वो कस्टोडियन में डाला गया है, ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। उसके बाद ही उसकी फर्दर जो कार्रवाई है वो की जा सकती है। ऑफ कोर्स वो ये एक्शन चैलेंज है, ये चैलेंजेबल है, आप इसको चैलेंज कर सकते हैं। आई थिंक हरियाणा में या तो आप इसके लिए कोई स्पेशल ट्रिब्यूनल भी बना रखा है कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में जोन वाइज, या वो ट्रिब्यूनल्स में होगा, और अगर वो ट्रिब्यूनल्स नहीं है, क्योंकि यूपी में तो है, अगर वो हरियाणा में नहीं है तो फिर आप हाई कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेके, प्रॉपर्टी के उसके सारे टाइटल चेंज वगैरह लेके किसी अच्छे लॉयर से मिले, उनको दिखाएं। देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं बिना जिस पे दस्तावेज देखे राय देना, ओपिनियन देना बेहतर नहीं होता। तो इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप ये ऐसे जो लैंड के कॉम्प्लेक्स इश्यूज होते हैं, इनको लेके आप सारे कागजात को आप मिले किसी अच्छे लॉयर से, उसको आप चैलेंज करें। अगर वो लॉयर, अगर आप उस पर आप सेकंड ओपिनियन भी ले सकते हैं, अगर वो इस पे आप मुतमईन है कि अगर चैलेंज करने से बात बनती है, और अगर चैलेंज करने से बात नहीं बनती, कोई आसार नहीं दिखते, तो फिर उसमें मुझे कोई कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आप अपना फैसला आप खुद ले सकते हैं। जी चलिए, फिलहाल अब उम्मीद करते हैं इकबाल साहब को उनका सवाल का जवाब मिल गया होगा। अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ा लेते हैं। वकील साहब में इस वक्त फोन लाइन पर कौन मौजूद है? हेलो, कौन साहब, कहाँ से? हेलो हेलो, फोन लाइन पर कौन मौजूद है? कश्मीर से। जी, कश्मीर से। कौन साहब, क्या सवाल? मुस्तफा है मेरा नाम। जी मुस्तफा साहब, आप अपना सवाल दोहरा सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैंने एक आदमी को जमीन बेची है, लेकिन कोई बैनामा शायनामा कोर्ट में नहीं किया है। कोर्ट में कोई बैनामा नहीं किया है। ठीक है। वो जमीन पर मेरे पर जबरन कब्जा करता है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या करता है वो जबरन कब्जा करता है मेरी जमीन पर। अच्छा, जबरन कब्जा। तो आपने सेल कर दी है ना? मतलब सेल उन्होंने सेल की, आपने खरीदी है? कोई तारीख नहीं किया है, कुछ बैनामा शायनामा कोर्ट में नहीं किया है, कोई कागज। मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ, आपने खरीदी है या आपने बेची है? मैंने बेची है उस आदमी को। ठीक है। क्योंकि कागज कुछ नहीं दिया है, बैनामा पैनामा कुछ नहीं। पैसे मिल गए आपको? पैसा छोड़ा, वो ड्रा में बीच में था ना, पैसा उसी के हाथ से दिया है। अच्छा, मीडिएटर के पास पैसे हैं? हाँ, मेरे पास पैसा पूरा नहीं पहुंच गया, वो ड्रा में। ठीक है, मैं समझ गया आपका सवाल। मैं समझ गया सवाल। जी देखिए, ऐसे जमीन के मामले एक चीज बड़ी सिंपल है। अगर बैनामा हो, रजिस्ट्री या सेल डीड हो जाए तो पोजीशन मिलेगी, और अगर बहुत सारी कंडीशंस में ऐसा भी होता है कि एग्रीमेंट तो सेल कर लेते हैं और पोजीशन पहले दे देते हैं, पैसा बाद में भी लेते रहते हैं। लेकिन किसी को भी अख्तियार नहीं है, भले वो पैसे पूरे ले चुके हों या एडवांस, कोई किसी के जाके जमीन पे जबरन कब्जा कर ले। अगर कोई जेन्युइन भी है, उसने पैसे दे दिए, रजिस्ट्री हो गई, और उसके बावजूद उसको कब्जा नहीं दिया जा रहा है, जेन्युइन केस भी है, तो भी उसको अदालत का दरवाजा खटखटाना होगा। हमारे मुल्क का कानून किसी को यह अख्तियार नहीं देता कि वो कानून को अपने हाथ में ले ले। बहुत सिंपल सी बात है। तो आपके खिलाफ अगर ऐसी चीजें हो रही है तो आप तुरंत अदालत में एक वहां अर्जी दाखिल कर दें, और चूंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है, आप अदालत जाने में आपको मुश्किल होगी, तो आप अपने थाने में, जो आपका कंसर्न पुलिस थाना है, वहां पे आप एक एप्लीकेशन डाल दें, और उसमें कॉपी आप एसडीएम, जो आपके सब डिविजनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उनको भी कर दें कि ऐसी कार्रवाई जो है लोगों द्वारा की जा रही है, जो कि गैर कानूनी है, और उस पर आपको पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाए। मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जरूर कुछ होगा, और उसके बावजूद अगर पुलिस भी आपकी नहीं सुनती, अधिकारी भी, ऑफिसर्स भी आपके नहीं सुनते, तो फिर आप कोर्ट जाइए, और कोई ऑप्शन है नहीं आपके पास। जी, लेकिन कोई किसी आपकी जमीन पे जबरदस्ती कब्जा नहीं कर सकता। अगर वो जेन्युइन बायर भी है तो उसको कोर्ट से ऑर्डर और डिग्री इंजंक्शन लेके ही जमीन पे आना होगा। ठीक है, एक और कॉलर को अपने प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं। हेलो, कौन साहब, कहाँ से? हेलो हेलो, फोन लाइन पर इस वक्त कौन साहब मौजूद हैं, कहाँ से?
हेलो, मैं कश्मीर से बात कर रहा हूँ। जी, आप कश्मीर से बात कर रहे हैं, कौन सा आप क्या सवाल? जी, मेरा नाम है मोहम्मद अमीन। मेरा वकील साहब से एक सवाल है अपना सर्विस केस के बारे में। पूछें। जी, मेरा एक केस है जो हमने हाई कोर्ट श्रीनगर में लड़ा है सर्विस के लिए 5 लड़कों ने, और 5 लड़कों ने लड़ा है हाई कोर्ट जम्मू से। तो हाई कोर्ट जम्मू से केस उन्होंने जो हो गया है वहां पे फाइनल, तो उन्होंने वो भेज दिया है सुप्रीम कोर्ट में। सेम केस है हाई कोर्ट श्रीनगर से और सेम केस हाई कोर्ट जम्मू में, अलग अलग कोर्ट में है ये, लेकिन एक केस चला गया है सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में आ गया उसका जवाब, मतलब वो पिटिशनर्स के हक में आ गया है, मगर सुप्रीम कोर्ट ने उसमें लिखा है ऑर्डर में लास्ट में ओनली 6, वो 6 लड़के थे, ओनली 6। तो जब हमने ये अपना जो केस श्रीनगर वालों ने जो केस हमने डाल दिया, फिर यहाँ पे उसके लिए उन्होंने कहा था जब वो केस फाइनल हो जाएगा, क्योंकि पहला केस जम्मू का था हाई कोर्ट का, तो उन्होंने कहा जब वो फाइनल हो जाएगा तो वही मतलब बेनिफिट्स आपको भी मिल जाएंगे, श्रीनगर कोर्ट ने बताया था। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में वो केस चला गया, उन्होंने कहा ओनली 6%, ओनली 6, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को पता ही नहीं है कि और 5 लड़के पीछे हैं। तो उन्होंने वो उसी बात पर अटक गए कि क्योंकि मैं समझ गया ओनली 6 लिखा है, तो आप हाई कोर्ट ने बता दिया कि इनको आप यही डिसीजन रखो इसे, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। इसका आप क्या करें आप? नहीं, मैं समझ गया आपकी बात। देखिए, होता क्या है, नॉर्मली एडमिशन के मैटर्स में और एम्प्लॉयमेंट के मैटर्स में, असल में मैं आपको इस सवाल के कॉन्टेक्स्ट में सना आपके लोगों को, व्यूअर्स को ही बताना चाहूंगा, 2 तरीके के राइट्स होते हैं। मैं इनका जवाब दूंगा, पहले मैं तेरा एक ब्रॉड बात, कुछ बातें बुनियादी तौर पे कर लूं। 2 तरह के राइट्स होते हैं, राइट्स इन रेम, राइट इन पर्सोनेम। राइट इन पर्सोनेम वो होता है जो इंडिविजुअल राइट है, मेरा अपना राइट है। राइट इन रेम वो होता है कि जो एक सामाजिक मामला है, मतलब उसमें कुछ फैसले ऐसे होते हैं कोर्ट के कि जो कि कोई भी हो जाए तो उसको आप भी अपने पे लागू करा सकते हैं कि भाई ये सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने फला फैसला दिया था और ये बिल्कुल मेरा सिमिलर केस है, मेरे पे भी लागू होता है, उसको राइट इन रेम कहते हैं। एक होता है राइट इन पर्सोनेम। पर्सोनेम में ये होता है कि ये फैसला इसी आदमी पे लागू होगा, सब पे लागू नहीं होगा। अब होता क्या है, इस बहस की बुनियाद में मैं अगर बात करूं बैकग्राउंड में, कि एम्प्लॉयमेंट और एडमिशन के मैटर्स पे बहुत सारे डिस्प्यूट्स होते हैं। कोर्ट्स हमेशा रेस्ट्रिक्ट करती हैं, अदरवाइज वो एक पैंडोरा बॉक्स बन जाएगा कि भाई इतने लोग आ गए, इतने लोगों को इस वक्त तक जो लोग आ गए उनको इसका फायदा मिलेगा, इसके बाद जो आएंगे फायदा नहीं मिलेगा। अभी एक बड़ा लैंडमार्क केस था हिमाचल प्रदेश का, कि जिसमें वो चैलेंज सुप्रीम कोर्ट में हुआ था। उसमें हाई कोर्ट ने ये कहा था कि भाई इस तारीख तक जिन्होंने मुकदमा फाइल किया उसको बेनिफिट मिले। नीट को चैलेंज किया था एक प्रोविजन को लेके, और उसके बाद लोगों को नहीं मिलेगा। उसको लोगों ने चैलेंज किया कि ये तो सरासर जो है वो इनइक्वालिटी है और वायलेशन ऑफ फंडामेंटल है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं भाई, कहीं ना कहीं तो हमें लाइन खींचनी होगी। तो अगर अब आपकी केस की फैक्चुअल पोजीशन क्या है उस पर डिपेंड करता है। आपको लगता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ 6 लोगों को जो रिलीफ दी है वो आपको जो एक्सक्लूड कर रही है वो गलत हो रहा है। आपने भी एक वक्त में मुकदमा फाइल किया था जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में या श्रीनगर बेंच में या जम्मू बेंच में, तो आपको भी सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए और जाके अपनी बात बतानी चाहिए सुप्रीम कोर्ट में कि साहब आपने ये जो बात कही है ये आपने कह दिया कि ये 6 लोगों पे लागू होगा और लोगों पे लागू नहीं होगा, लेकिन इससे ये इसकी नवैयत है, ये इसका फैक्चुअल बैकग्राउंड है। तो आपको ये जाके कोर्ट से ही सामने ये बात कहनी पड़ी। कभी एक बार सुप्रीम कोर्ट ने कोई बात कह दी तो हाई कोर्ट हो या कोई और भी कोर्ट हो उसको बदल तो पाएगी नहीं। तो अब आपको सुप्रीम कोर्ट में ये SLP फाइल करनी पड़ेगी या क्लैरिफिकेशन फाइल करना पड़ेगा। आपको उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा, और जब लॉकडाउन खुलेगा और तमाम रोजमर्रा की जिंदगी फिर से बहाल होंगी तो यही कोशिशें करेंगे और इस पर अमल करते हुए नजर आएंगे। बेहद शुक्रिया अदा करना चाहेंगे अपने तमाम कॉलर्स का, और सबसे ज्यादा शुक्रिया अदा करना चाहेंगे फर्रुख खान आपका, आपने हमें वक्त दिया और तमाम व्यूअर्स के सवालों के जवाब दीजिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए वकील साहब प्रोग्राम से इजाजत। आदाब।